तो स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट बजटिंग वाला पार्ट स्टार्ट किया था हमने नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें मैंने बताया था कि बजट मतलब मोर और लेस क्या होता है, एक झांकी होती है कि पर्टिकुलरली मतलब इनकम कहाँ से आने वाला है और एक्सपेंडिचर कहाँ पे होने वाला है। ये एक पूरा गुना जमा यही चीज पे आधारित है बजट की टर्म का। ओके। पर इसमें फिर धीरे धीरे चीजें कनेक्टेड होते जाती कि भाई ये एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट होता है और एस्टिमेटेड ही एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि कोई ऐसा एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इतना ही खर्चा होने वाला है या उतना ही खर्चा होने वाला है। वैसा चीज नहीं होती है बजट के मामले में। एक सरासरी बोलते हैं ना हम, इतना ऑन एन एवरेज, तो वो होता है बजट। अब बजट का एस्टिमेट होता है मतलब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम बताई जाएगी। ऑब्वियसली एक बजट में हम जब भी कोई बजट निकालते हैं कोई भी चीज लेने का, अगर लड़कियां शादी के टाइम पे उनका एक बजट रहता है शॉपिंग का कि इतना 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 रहेगा करके, कि भाई मनीष मल्होत्रा का अगर ले रहे हो तो इतना बजट जाएगा, इतना पैसा लगेगा उसको लेने के लिए। तो वो अभी से कुछ ना कुछ चलती है चीजें। तो मोरलेस वैसे ही समझ लो कि इनकम होना चाहिए उस चीज के लिए जो भी तुम खरीद रहे हो, और उसके बाद में उसका एक्सपेंडिचर होता है, वो उस बजट के एस्टिमेट में होता है। और तीसरा एक चीज होती है कि ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है। इसके रीजंस मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि पहले तो ब्रिटिशर्स ने ये लीगेसी छोड़ के गई है, तो इसलिए ये चीज हो रही है। लीगेसी मतलब कि उन्होंने जो करके रखा है वही हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये चीज है। सेकेंड थिंग कि हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और जो रबी का हार्वेस्ट होता है वो मार्च मार्च वगैरह में उसकी जो इनकम है उसे बेचकर फार्मर कमा लेते हैं। इसलिए भी मतलब एक प्रॉपर इनकम पता चल जाता है ना हमारा। ये जो खरीफ का क्रॉप है उसका इनकम आ जाएगा पहले, और बाद में मार्च वगैरह तक रबी क्रॉप का भी इनकम आ जाएगा। और हमारे इसमें इंडिया में 45% से अबव मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें 45% से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व है। ठीक है। इसलिए फिर हमारा ये जो चीज चल रही है फाइनेंशियल ईयर ये इसके मुताबिक है। और भी चीजें हैं कि भाई एक रिकॉर्ड बन चुका है, लॉज बन चुके हैं कि इस हिसाब से सब चीजें होगी। अगर इसे चेंज करना है तो फिर बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाएगी, मतलब फिर वो लॉ चेंज करो और उसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा। ओके। कोई वो खिड़की बंद कर देगा क्या, वो पीछे वाली खिड़की, तो उसका कोई मकसद नहीं बचेगा। और एग्रीकल्चर का पॉपुलेशन तो मेरे को कभी कभार मतलब फार्मर्स को देख के तो मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि फार्मर मतलब किसान किसान नहीं है, ऐसा लगता है मेरे को। किसान मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि वो अलादीन की सीरियल देखा है क्या सबने, उसमें वो चिराग होता है उसमें से जिन निकलता है। मेरे हिसाब से किसान वो चिराग में का जिन है। मतलब हर एक की जरूरत पूरी करता है वो, कि जिसको पद होना वो वहीं पे आएगा, क्योंकि 45% पॉपुलेशन वहीं पे है। तो एट दी एंड वोटिंग वहीं से ज्यादा होने वाली है। तो जिसको पद होना प्रतिष्ठा होना, एक्चुअली हमारे कपड़े भी वहीं से आ रहे हैं, नहीं तो हम सिविलाइज सोसाइटी बनती नहीं तो। और इंडस वैली सिविलाइजेशन पता है क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऐसा सुना हुआ है ना। तो उसके आने के पहले सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो 2200 साल पहले आई थी इंडिया में। और वो उसके टाइम की और अभी के टाइम की भी एक अच्छी बड़ी सिविलाइजेशन थी। अर्बनाइजेशन वगैरह अच्छा ग्रोथ हो गया था वहां पे। पर वो सोसाइटी बनने के पीछे भी एग्रीकल्चर का हाथ था, क्योंकि उसका जो पिछला पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का, वो है न्यूलिथिक पीरियड, एक बोलते एक न्यूलिथिक पीरियड बोलते। उस टाइम पे एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आया, और जब एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आया उसी के बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई। मतलब पूरी नींव जो है हमारे इसकी एग्रीकल्चर ही है, कुछ भी हो गया। तो अगला इस पे चलते कि क्या है क्या नहीं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैंने बताया था कि 112, इसको ऐसे ध्यान में रखो कि जैसे 12 बजते वैसे प्रेसिडेंट आता और अपना एड्रेस देता कि भाई मेरे सरकार ने ये काम पिछले मतलब ऐसा कुछ किया था, ये उसके टारगेट्स है जिंदगी में, और ये टारगेट वो अचीव करना चाहती है, उसके लिए वो मेहनत करेंगी, पॉलिसीज लाएंगी, स्कीम्स लाएंगी। मतलब इन ऑल 112 जो आर्टिकल है वो क्या देता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है। और ये कौन देता है, प्रेसिडेंट खुद। दोनों लोकसभा और राज्यसभा अपने इधर है, दोनों भी है ना। किसी को कुछ नहीं समझा तो वही रोक देना,
क्योंकि ये बजट का लेक्चर आज और अगला लेक्चर इसमें पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद बजट का कुछ बचेगा नहीं। जब वो फरवरी में बजट आएगा ना, तब तुमको हार्ड नहीं जाएगा, तुमको समझ जाएगा कि निर्मला सीतारमन जी क्या बोल रही है और कब बोल रही है और क्यों बोल रही है। ठीक है, तो 112 आर्टिकल के हिसाब से प्रेसिडेंट आएंगे, पार्लियामेंट में स्पीच देंगे, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ मिलकर वो स्पीच दी जाएंगी प्रेसिडेंट की तरफ से, और वो वही बखान बताएंगे जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि अपने घर पे कोई मेहमान आए तो अपने घर पे जैसे अपना बखान दिया जाता कि अरे आता आता हा लेक्चर घ्यायला लागला, यूट्यूबवर लेक्चर येते याचे। मेरे केस में ऐसा होता कि आता आता हाँ मेहनत वाया नहीं जात कोणाची, ऐसे ज्ञान देते हैं मेरे घर पे भी। तो मोर और लेस ऐसा ही होएगा कि ये जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी प्रेसिडेंट हमारी जो गवर्नमेंट है मोदी जी की उसके बारे में चीजें बताएंगी। और उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली बोला है कि अगर तुम किसी पे टैक्स नहीं लगा सकते जब तक पार्लियामेंट ने उस चीज के लिए परमिशन ना दी गई, मतलब नो टैक्स शॉल बी लेविड और कलेक्टेड, ना लगाया जाएगा ना कलेक्ट किया जाएगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ कौन देता है, लॉ कौन मतलब लॉ की पावर कौन देता है, तो वही हमारे लोकसभा राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट से पास होके वो लॉ बनता है। तो वो प्रोसेस होने के बिना तुम किसी से टैक्स नहीं ले सकते। तो वही है, वो आर्टिकल का नंबर 265 है। और उसी के नेक्स्ट में ऐसा बोला गया, ये तो अब इनकम साइड थी टैक्स मतलब, तो नीचे में एक्सपेंडिचर साइड का बोला है कि विदाउट पार्लियामेंट मतलब नो एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी पैसा खर्चा नहीं होगा जब तक एक्सेप्ट विद द ऑथोराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब कौन, वही लोकसभा राज्यसभा जब तक परमिशन नहीं देती तब तक जो हमारा एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है कि पूरा ऐसा पैसा जो है वो एक ही फंड में आता है, कंसोलिडेट करके मतलब जो भी टैक्स का पैसा है, जो भी नॉन टैक्स का पैसा है, नॉन टैक्स का पैसा मतलब कि जो भी हम वो ट्रैफिक पुलिस वाले को बिना टेबल के नीचे नीचे से दिए हुए जो रिसिप्ट पे पैसे देते ना, वो नॉन टैक्स इनकम। वैसे ही जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से मतलब जो गवर्नमेंट की दुकानें हैं या फिर क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज है, उसका जो इनकम है वो भी उसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो भी हमारे गवर्नमेंट की कमाई है वो कहाँ आ रही, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रही। और उसमें से पैसे निकालने के लिए या फिर खर्चा करने के लिए लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन लेना पड़ती। ठीक है, तो पहला प्रेसिडेंट आएगा 112 आर्टिकल से, 265 आर्टिकल से सबको टैक्सेशन की पावर मिलेंगी, वो लेजिस्लेचर या लॉ बनाने के बाद मिलेगी। 266 से एक्सपेंडिचर की पावर मिलेंगी, इतना समझ गया होगा सबको। और और ये जो है गवर्नमेंट टैक्सेस और रिसिप्ट के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल मतलब जो भी टैक्सेस लगाए जाएंगे या फिर पैसे लिए जाएंगे उसके लिए फाइनेंस बिल पास होता। वो जो मैंने बोला ना लॉ पास होगा, तो उसकी जो लॉ बनने की प्रोसेस है लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट तक जाने की जो पूरी प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंस बिल बोलते हैं। तो फाइनेंस बिल टप्पे टप्पे से पास होता, लोकसभा राज्यसभा लॉ, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेगा। पर ये जो बिल है उसका नाम क्या होता है, फाइनेंस बिल होता है। ओके, और जो एक्सपेंडिचर या फिर खर्चा करने के लिए परमिशन लेते ना अपन, जैसे अब इसको अगर फाइनेंस बिल एक्सपेंडिचर बिल को अगर तुमको ऐसा देसी लैंग्वेज में बोलो तो तुम ऐसा लेटर नहीं लिखते क्या तुम्हारे प्रिंसिपल को या फिर क्लास टीचर को कि सो कारण की वजह से मैं छुट्टी ले रहा हूँ करके, तो वो जो एक तुम डॉक्यूमेंट बनाते ना वो तुम्हारे लिए लेटर है। वैसा ही एक जो लेटर है जिससे टैक्सेशन की पावर मिलती है गवर्नमेंट को, वो जो ऐसा लेटर बनाया जाता है कि भाई ये मेरे को खर्चे है और इसके लिए मेरे को पैसे चाहिए, तो वो एक्चुअली कौन से बिल से पास होता है, फाइनेंस बिल से। और अगर खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए तो उसका जो बिल बनता है या फिर उसका जो लेटर बनता है पैसे मांगने के लिए पार्लियामेंट में, उसको क्या बोला जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल बोला जाता है। इतने दो टर्म याद रखो। और यही होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बजट मोर और लेस ऐसा होता है कि भाई बजट होता है जो हमने बताया क्या, इनकम और एक्सपेंडिचर का साइड, उसमें रिसिप्ट होते हैं, टैक्सेस। रिसिप्ट मतलब कि क्या, पैसा आवक, पैसा आना मतलब रिसिप्ट होता है। टैक्सेस एंड अदर इनकम होती है उसमें, और वो किससे पास होती है, तो फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 से पास होती है। ओके, और अप्रोप्रिएशन जो बिल है
एक्सपेंडिचर साइड का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिसका, तो वो पास होता है अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114। मतलब ये पूरा जो सेटअप है कुछ ऐसा है, प्रेसिडेंट आएगा 112 आर्टिकल से, बोलेगा कि दोनों लोग काम पे लग जाओ, जो काम का गौर मतलब लोगों से पैसा लिया है वो काम करने का टाइम आ गया है। बाद में फिर ये होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही बोला है कि भाई 265 आर्टिकल लगेगा तुमको टैक्स लेने के लिए, टैक्स के लिए परमिशन लेना पूरे पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट को बोला जाएगा, और 266 से एक्सपेंडिचर के लिए परमिशन लेना। पर ये जो टैक्स के लिए तुम परमिशन लेने वाले हो, इस बिल का नाम क्या होएगा, तो फाइनेंस बिल। उसका नंबर होता है 110, और ये होता है एक्सपेंडिचर साइड तुम देख रहे हैं तो इसे बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। ये है 114 आर्टिकल नंबर। एकदम ऐसा एग्जैक्ट तुमको नहीं पूछने वाले कोई पेपर में वगैरह, पर कैसा है थोड़ा जानकारी ज्यादा रही ना तो कॉन्फिडेंस अलग रहेगा, वो एक अच्छी चीज है। और इस बार आरआरबी में काफी स्टैटिक क्वेश्चंस थे। एक तो ऐसा क्वेश्चन था कि जो अपने तीनों विंग्स होते हैं, आर्मी, नेवी और तीसरा कौन सा होता है, एयरफोर्स, इसका मेन कमांडर कौन होता है बोलते, तो कौन था, नहीं 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 भाई, मतलब उसमें सीरियस नहीं था, मतलब उसका एम्परर कौन होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट है हमारा, सर्वस्व उसका, इन तीनों विंग्स का जो सर्वस्व है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और भी दो तीन ऑप्शन है। मतलब जो स्टैटिक बात है वो ऐसा नहीं है कि पॉलिटी से है तो भाई वो एमपीएससी को आएगी, अपने इधर भी वी नेवर नो। तो ये चीज़ है। इसके बाद में क्या होगा कि अब वो बजट का एस्टिमेट दे रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसी का एक एस्टिमेट दिया जाएगा, इतना तो सबको पता है। पर इसमें जो पिछला साल हमने पैसे लिए थे, ओके, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर अभी चालू होएगा, मतलब ये कब से चालू होगा, 2026-27, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा जिसका बजट आएगा वो रहेगा 2026-27, क्योंकि कहाँ से चालू हो रहा है, 1 अप्रैल से अगले साल के मार्च तक। तो इसमें ये वाले बजट में इसका डॉक्यूमेंट तो रहेगा, पर 2025-26 का रिवाइज एस्टिमेट होएगा, क्योंकि इस टाइम पे तुमने एस्टिमेट दिया था पर फिर खर्चा ज्यादा ही होने वाला है, तो फिर एक रिवीजन की जाएंगी उसकी कि भाई इतना इतना खर्चा और लगा करके, वो भी उस बजट की रिपोर्ट में दिया जाएगा। और तीसरा चीज की एक्चुअल एक्चुअल कब मिलेगा, उसका भी प्रीवियस ईयर, मतलब अगर इसमें देखा जाए तो डायरेक्ट 2024-25 का जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो हमें डायरेक्ट 2 साल बाद पता चलता है कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है करके। तो ये तीनों फिगर्स हमारा जो एनुअल मतलब ये जो बजट आता है उस टाइम पे इस तीनों चीजों को दिया जाता है, फिगर्स वगैरह दी जाती है। अब मैंने ये पिछले बार में बताया कि टाइप्स ऑफ बजट रहते हैं। एक तो फुल बजट रहता कि भाई जो गवर्नमेंट रहती है वो पूरे साल का बजट दे देती है एक बार में, उसमें इनकम एक्सपेंडिचर सब होता, इतना ही इसका मकसद है मोर और लेस। बाद में एक इंटरिम बजट रहता। इंटरिम बजट मतलब कि ऐसा समझ लो कि एक मध्यस्थी रहती, वो एक क्या बोल सकते हैं, एक न्यूट्रल ग्राउंड पे आते वो, ऐसे मतलब अब ये क्यों बोला जाता कि जब इलेक्शन का टाइम रहता, ओके, अभी 2019 में इलेक्शन कब हुए थे, 2019 में इलेक्शन हुए थे अप्रैल वगैरह में, ओके, अप्रैल में इलेक्शन हुए थे और मई में उसका 23 मई को रिजल्ट आया था, 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तब। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो मतलब अब नई गवर्नमेंट कब बनेगी, जून वगैरह में बनेगी, एक बार चुन के आने के बाद उनको 2 महीना तो लगेगा ना, मतलब अप्रैल और मई, ये 2 महीने तो वो जो उन्होंने बजट लाया है वो किसका चलेगा, फिर पिछले गवर्नमेंट का। मतलब क्या है ऐसा, मतलब मैं क्या बोलना चाहता कि जो भी नई गवर्नमेंट आई है ना, नई गवर्नमेंट आने वाली है हर 5 साल में, तो तब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने आपस में ही डिसाइड कर लिया कि भाई ऐसा करेंगे कि जो भी एकदम आखिरी का साल होगा इलेक्शन जिस साल में होने वाला है,
उस टाइम पे क्या किया जाएगा कि भाई पूरा बजट नहीं दिया जाएगा, जो भी उस टाइम पे मतलब वो इलेक्शन मतलब वो जो गवर्नमेंट जाने वाली है ना, वो पूरा ऐसा बजट नहीं देंगे। वो क्या करेगी, सिर्फ आधा बजट देगी। और जो नई गवर्नमेंट आएंगी उसका वो अधिकार है ना कि भाई हम नए चुन के आए, हम काय को किसी ने एक साल का एक पूरा एक बजट दे वाला है वो हम क्यों फॉलो करें। तो इसलिए जो नई गवर्नमेंट आती है वो खुद का एक नया बजट लाती है, उसके पास एक खुद का अधिकार होता है कि भाई मैं डिसाइड करूंगा कि कितना इनकम कहाँ से आएगा और कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो एक इंटरिम बजट का एक चीज लाई है कि भाई जो भी आखिरी साल होगा गवर्नमेंट का, जिस भी गवर्नमेंट का 5 साल के बाद में, तो वो एक इंटरिम बजट लाते 3-4 महीने के लिए वगैरह, मतलब एक आधा बजट रहता वो। उसमें भी इनकम एक्सपेंडिचर दोनों रहते, पर सिर्फ एक आधा बजट रहता। जो नई गवर्नमेंट आती वो सब ये हटा देती, पेपर वर्क पूरा एक प्रोसेस, और एक नया बजट तैयार करके पार्लियामेंट के सामने पेश करती। समझ गया इंटरिम बजट की बात। तो अब ये है इंटरिम बजट, इलेक्शन ईयर वगैरह में आते हैं, या फिर टेम्पररी अरेंजमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला, ये पॉलिटिकल पार्टी ही अपने मन से कर रही है, उनको लगा कि भाई ये चीज होनी चाहिए, वैलिड है करके। तो वोट ऑन अकाउंट एक चीज होती है। वोट ऑन अकाउंट क्यों होता है, तो पहले तो ये क्या होता है बता देता हूँ कि एक टेम्पररी एक्सपेंडिचर का रहता है। मतलब वोट ऑन अकाउंट टेम्पररी एक्सपेंडिचर, टेम्पररी एक्सपेंडिचर मतलब कि सिर्फ मतलब समझो एक साल के अंदर 12 महीने रहते, तो 12 महीने के 120 रुपए का समझो बजट बना होगा, 120 रुपए खर्चा करने का। तो ये बोलते कि भाई सिर्फ 2 महीने के पैसे, मतलब कितने, 20 रुपए, 120 में से 20 रुपए वो हमको अभी दे दो खर्चा करने के लिए, बाद का बाद में देखेंगे। क्योंकि क्या होता, जब भी तुम फाइनेंस बिल लाते वो पास हुए बिना, सॉरी, अप्रोप्रिएशन बिल लाते, उसका है ना एक्सपेंडिचर के साइड का पैराग्राफ। तो जब तुम अप्रोप्रिएशन बिल लाते, वो पास हुए बिना तुम पैसे तो नहीं निकाल सकते। और अगर वो पास नहीं हुआ तो तुम्हारे को तो देश चलाना ही है। 1 अप्रैल के बाद में तो पैसे खत्म हो गए ना, 31 अप्रैल के पिछले वाले। अब अगला जो साल आ रहा उसके लिए तुमको पैसे चाहिए खर्चा चलाने के लिए। तो ऐसे केसेस में जब इलेक्शन का पीरियड रहता, जैसे 2019 में अप्रैल में इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे बजट पास नहीं हुआ था, वो अप्रोप्रिएशन बिल। या फिर ऐसा होगा कि भाई अब इलेक्शन का टाइम है उसी पीरियड में, या फिर जो हमारा बजट है वो अप्रोप्रिएशन बिल पास ही नहीं हुआ, मतलब अब 1 अप्रैल से ज्यादा आगे बढ़ गया, मतलब अब 10 अप्रैल की तारीख आ गई, तब भी वो अप्रोप्रिएशन बिल मतलब ऐसा क्या बोल सकते, पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। पर आर्टिकल 266 क्या बोलता कि जब तक बिल पास नहीं होता, लेजिस्लेचर परमिशन नहीं देती, तुम बजट का अमाउंट यूज नहीं कर सकते। उस टाइम पे ये वोट ऑन अकाउंट रहता। वोट ऑन अकाउंट क्या रहता, ये भी एक बिल रहता, वो पास होता, मतलब ऐसे ही लोग उसके लिए परमिशन देते पार्लियामेंट के लोग कि भाई हाँ ये बिल हम पारित नहीं कर रहे अभी, पर हम तुम्हारे को परमिशन देते हैं हमारे देश चलाने के लिए, क्योंकि 2 महीने के लिए जो खर्चा लगने वाला है देश चलाने के लिए, उसके लिए हम तुम्हारे को परमिशन देते कि इतना इतना अमाउंट तुम ले लो करके देश चलाने के लिए, पर हम तुम्हारा अभी बिल पास करके नहीं दे सकते क्योंकि हमारे को इस बिल में इश्यूज लग रहे। ऐसा कुछ हो सकता है ना कि टाइम पे कुछ ऐसा हो जाए कि भाई जिसकी वजह से बिल पास ही ना हो, उस वजह से फिर वो टाइम पे एक वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है, एक बिल जैसे ही रहता वो भी, और उस टाइम पे 2 महीने के पैसे या फिर 1/6 अमाउंट जो खर्चा करने वाली है वो मिल जाती। अब सोचो इतना क्या जरूरत आन पड़ी होगी कि ये 2 महीने की वजह से इशू हो रहा हो। मतलब ऐसी कौन सी जरूरत है देश में जिसके लिए वोट ऑन अकाउंट पास होता होगा, पहले तो सोच के देखो ऐसी कौन सी जरूरत है हमारे। देखो कुछ भी, क्या जरूरत है हमारे देश की, सोचो एक बार। अरे बोले यार तुम्हें क्या, नहीं वो इतना सेकेंडरी है हमारे को, वो कैपिटल वो इतना। और सोचो क्या होगा। हाँ किसने बोला है। हाँ, जब लोगों की सैलरी देने के लिए या फिर पेंशन के पैसे नहीं मिलेंगे उसके लिए, या फिर ऐसा होगा कि हमने बाहर के देशों से लोन लिया है उसका भी इंटरेस्ट तो पे ही करना पड़ेगा ना हर महीने हमारे को जो चीज होगी उसके लिए। मतलब ये ऐसे एकदम जरूरत की चीजें रहती जिसको हम टालते ही नहीं कि हमारा भाई बिल पास हो ना हो,
हमारे को इसके पैसे तो देना ही ना हर एक महीने। सोच के देखो, एक महीना अगर पुलिस वालों को पैसे नहीं मिले, अलग हो जाएंगी चीजें बहुत। यहाँ पे रास्ते पे एकदम लूट मार चालू हो जाएंगी, एकदम कुछ भी हो सकता फिर। अगर किसके पास घर पे कुछ इश्यूज हो गए तो फिर बताते नहीं आता। तो वही है, सबको एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए पगार सबको देना ही पड़ेगा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। पेंशन के पैसे मिलना ही चाहिए। मेरे दादी आई अभी 82 ईयर्स की है, मेरे दादाजी पुलिस में थे, तो उनको 15,000 रुपया, 15 के 13,000 कुछ तो आते हैं। तो महीने के महीने मैंने बोला दादी अपन एटीएम निकाल लेते, नहीं बोलते मेरा भरोसा नहीं, बोलते एटीएम से चोरी होती होती थी। तो मोर और लेस पेंशन नहीं नहीं बोल सकते, सैलरी को नहीं नहीं बोल सकते, जिनसे हमने लोन लिया है उसके पैसे देना ही पड़ेंगे, नहीं तो हमारी इज्जत डूब जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में कि भाई उधारी नहीं दे रही देश, ऐसा हो जाएगा। इसलिए वोट ऑन अकाउंट पास होता है। अगर अप्रोप्रिएशन बिल, जो पैसा खर्चा करने के लिए बिल होता है, अगर वो किसी कारणवश पास नहीं हुआ तो उस केस में वोट ऑन अकाउंट पास होता है। और वोट ऑन अकाउंट तब भी पास होता है जब इंटरिम बिल आता। वो इंटरिम बजट है ना, वो कुछ दिनों का बजट था, उस टाइम पे भी वोट ऑन अकाउंट पास होता, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट 2 महीने के लिए होता और इंटरिम बजट भी लगभग 5-6 महीने के लिए ही एक बिल पास होता है जिससे वो चीज होती है। तो वो दोनों भी कभी कभार ऐसा देखा गया है कि इलेक्शन ईयर में या फिर कोई ऐसे टाइम पे ये दोनों चीजें, जब इलेक्शन भी आ रहा भी और पैसे भी चाहिए, तो उस टाइम पे ये दोनों बिल एक साथ पास किए जाते थे। समझा सबको वोट ऑन अकाउंट क्या रहता क्या नहीं रहता? अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन है अच्छे खासे इस पे, मैंने थोड़ा टफ रखे। और फिर ये बजट का क्लासिफिकेशन है कि जीरो बजट मतलब कि भाई समझो मैं आ, पीछे एक मैम है वो, और ये, इनको मैं पहले से ऐसा था कि मैं इनको 1,000 रुपये दे रहा था और उनको 2,000 रुपये दे रहा था कि भाई ट्यूशन क्लासेस चलाने के लिए कोई इश्यू होगा तो तात्पुरते पैसे उनको दे रहा था। पर फिर अगले साल, हर साल मैं क्या कर रहा था, 10-10% से बढ़ा रहा था। 1,000 के कितने हो जाएंगे 10% से? अब हाँ नहीं, पर 1,100 बराबर है। तुम 100 तक बोल दिए, वही मेरे बोलते हैं अभी 1,100 तक है ना। और इधर 20% बढ़ाऊंगा मतलब कितने हो जाएंगे 2,000 के ऊपर से? क्या? अरे नहीं, अरे बाप, हाँ बराबर बराबर 2,400 कौन बोला? अरे बहुत सही बहुत सही, जो भी बोला सही है। तो 2,400 रुपये, ओके। तो मोर और लेस मैं क्या कर रहा था, हर बार इंक्रीमेंट कर रहा था, पर मेरे को एक पॉइंट पे पता चला कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा भी तो हो सकता कि भाई उतने पैसे की जरूरत ही ना हो जो मैं बढ़ा रहा हूँ। फिर कल को मैं फिर हर एक्सपेंडिचर उनका देखने लग गया कि भाई इधर के पैसे कहाँ गए, ये 10 रुपए कुछ गिरे, तो कुछ गिरे। तो फिर मैं एकदम जीरो पे लेके आऊंगा वो बजट। मतलब जो 10-10% से बढ़ा रहा था 2,000 के बाद में या 1,000 के बाद में, वो ना करते हुए मैं डायरेक्ट जीरो पे लेके आऊंगा इनके अमाउंट। मैं पूछूंगा कितना खर्चा हो रहा है एग्जैक्ट बता, और फिर मैं उस हिसाब से दूंगा। मतलब डायरेक्ट जीरो पे लेके जाऊंगा मैं इनका बजट जो मैं हर साल देता, और फिर इनके जो एक्सपेंडिचर है उस हिसाब से मैं, ऐसा भी हो सकता है कि पहले 1,000 दे रहा था अब 700 ही रुपये दूँ, क्योंकि उतनी ही जरूरत है। बाद में एक आउटपुट, आउटकम बजट रहता, मतलब जो बोला है वो होने को। मतलब अगर 1,000 रुपए के 10 सिलेंडर मिल रहे थे, मतलब अगर 1,000 रुपए की सब्सिडी दी है मैंने, अगर 1,000 रुपए सपोज करो मैंने बजट में सिलेंडर के लिए दिए है, और 1,000 रुपए में अगर 10 सिलेंडर आ रहे होंगे, तो 10 के 10 सिलेंडर लोगों को मिल जाने चाहिए। मतलब आउटपुट देखना चाहते हैं वो, कि भाई एक्चुअल में जो अमाउंट है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये आउटकम बजट रहता। तीसरा रहता है जेंडर बजट। अब जेंडर बजट में मेल को इज्जत नहीं ना, फिर वो ऑब्वियसली फीमेल के लिए ही होगा, ट्रांसजेंडर को भी अभी तक तो नहीं ना इज्जत, तो फिर ये ऑब्वियसली फीमेल्स के लिए ही होगा। बाद में फिर बजट की प्रोसेस है। अब ये बजट की प्रोसीजर ऐसी है कि 1 फरवरी को बजट प्रेजेंटेशन होगा। बजट प्रेजेंटेशन होगा, ये कौन करेगा? निर्मला सीतारमन जी, प्रेजेंटेशन हो रहा है। ओके, ये वो नहीं है 112 वाला कार्यक्रम, नहीं है कि प्रेसिडेंट आके दोनों हाउसेस को मिला के बात बता रहा, वो नहीं है। ये डायरेक्ट 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी आएगी, लोकसभा में खड़ी होगी और फिर वो अपना भाषण देंगी। राज्यसभा में नहीं देंगे, लोकसभा में बजट प्रेजेंट होगा, उसके बाद में राज्यसभा में प्रेजेंट होगा वही चीज। मतलब बताया जाएगा क्या है क्या नहीं, कोई भी उनका एक लीडर होगा वहां पे का, तो फिर वो बताएगा। उसके बाद में फिर अगले दिन जनरल डिस्कशन होगा। जनरल डिस्कशन मतलब हे चांगला नहीं केलं, ते चांगला नहीं केलं,
सिर्फ एक दिन में उन्होंने वो बिल पढ़े वाले नहीं है, सिर्फ जो वो एक नाम नाम देखे है ना उन्होंने, उस हिसाब से ही वो एकदम मार काट की बातें चालू हो जाएगी वहाँ पे। मतलब ऐसा थोड़ा एक्सट्रीम बता रहा मैं, पर मोर और लेस ऐसा डिस्कशन चालू हो जाएगा कि ये गलत है, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा समथिंग। बाद में डिटेल डिस्कशन कब होता कि रुक जाओ, ये आखिरी में दिखाना ही बेहतर रहेगा शायद। तो बजट में पार्लियामेंट February 1 वर्किंग डे, मतलब 1 फरवरी को भी हो सकता, और फरवरी का जो पहला वर्किंग डे होगा पार्लियामेंट का मिलने का, उस दिन भी ये चीज हो सकती है, बजट प्रेजेंटेशन। और ये होने के बाद में फिर ये मेन बजट का जो डॉक्यूमेंट रहता है उसके अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जो मैंने 3 बताए ना जो आने वाले पिछले के पिछले साल उसके पिछले साल। बाद में डिमांड फ्रॉम ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब कि जो हमारी मिनिस्ट्रीज है ना उनकी कोई ना कोई ग्रांट, ग्रांट मतलब उनको पैसे चाहिए होंगे, तो ये डिमांड रहती जो उनको चाहिए, उसका एक डॉक्यूमेंट। बाद में अप्रोप्रिएशन बिल, ऑब्वियसली खर्चा करने के लिए, और फाइनेंस बिल मतलब वो इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है वो अलग से। तो ये स्टेजेस ऑफ बजट डिस्कशन है। पहला तो वो मैंने बता दिया, बजट प्रेजेंटेशन। बाद में जनरल डिस्कशन, ये कब होगा, अगले दिन। पहले दिन निर्मला सीतारमन जी जो बोलेंगी बात खत्म हो गई, उसके बाद कोई बात नहीं करेगा। अगले दिन सब आएंगे और फिर बातें चलेगी क्या है क्या नहीं है, जनरली डिस्कस करेंगे कि ये गलत है वो गलत है समथिंग। और फिर बाद में जनरल डिस्कशन होने के बाद में डिटेल डिस्कशन होगा, और वो कब होगा डिटेल डिस्कशन, तो पहले एक पूरा टाइम दिया जाएगा अच्छा खासा, क्योंकि क्या हुआ, ये हमारे जो एमपीज एमएलए थे उनके पास एक्चुअली उतना टाइम नहीं है चीजें चलाने के लिए। वो बिल डॉक्यूमेंट पढ़ भी नहीं सकते एक्चुअल में, क्योंकि उनकी बुद्धि भी उतनी अच्छी नहीं ना, टू बी फ्रैंक नहीं है। कम से कम 60-70% लोगों के ऊपर तो क्रिमिनल चार्जेस है वगैरह सब चीजें, और इकोनॉमी के टर्म्स कहाँ ही पड़ेंगे वो लॉजिकल है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसी है कि एक देश को जोड़ने वाला आदमी को चाहिए जो उनको फेवर करे, एज कम्पेयर टू एक विद्वान आदमी नहीं चाहिए उनको, और वो एक लॉजिकल थिंग है इंडियन सोसाइटी। तो डिटेल डिस्कशन कम होगा कि एक 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज है, मतलब 24 लोगों का एक अलग कमेटी बनी हुई है। उन हर एक कमेटी के पास में ये जो 100 मिनिस्ट्रीज है ना, 100 मिनिस्ट्रीज है मोर और लेस हमारे इंडिया, उनका क्या रहेगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स रहेंगी जो उनको पैसा चाहिए। तो उन हर एक जो मिनिस्ट्रीज है, ये 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, हर एक कमेटी के पास में 5-5 मिनिस्ट्रीज की डिमांड की रिपोर्ट जाएगी कि भाई उनको क्या क्या डिमांड होना, सबको सब समझ रहा ना, एक सेकंड में। देखो जनरल डिस्कशन हुआ, जनरल डिस्कशन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, वो जो बिल डॉक्यूमेंट है, अब वो बिल डॉक्यूमेंट मतलब कौन सा, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है ना, ओके, किसकी है, तो हमारे इंडिया में कम से कम, ओके 1 सेकेंड, हमारे इंडिया में कम से कम कितनी मिनिस्ट्रीज है, 100 मिनिस्ट्रीज है, ओके। उनकी क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट है, डिमांड फॉर ग्रांट मतलब उनको कितना उनकी मिनिस्ट्री चलाने के लिए पैसा चाहिए, ओके। तो फिर इसकी जो बिल्स है, मतलब अब ये कितने डॉक्यूमेंट बनेंगे, 100 डॉक्यूमेंट बनेंगे, है ना। तो इसको कौन देखेगा ये पूरे डॉक्यूमेंट को, एमएलए एमपी के पास नहीं है उतना टाइम। तो 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है, स्टैंडिंग कमिटीज है मतलब वो खड़े खड़े काम कर रहे हैं इन चीजों पे, ऐसा समझ। तो हर एक कमेटी के पास में कितने मिनिस्ट्रीज का रिपोर्ट जाएगा, तो कम से कम हर एक कमेटी के पास में, मतलब ये जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है ना, एक डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमेटी के पास में कितने चीजों का रिपोर्ट जाएगा, 5 मिनिस्ट्रीज का रिपोर्ट जाएगा। ऐसा सेटअप चलेगा, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के पास में 5 मिनिस्ट्रीज का रिपोर्ट जाएगा, और वो देखेंगे कि इनकी वैल्यूड है, डिमांड नहीं है वगैरह, ये सब चीजें चलेगी। और ये होने के बाद में एक पर्टिकुलरली टाइम दिया जाएगा ये 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज को, कि भाई इतने इतने दिन में तुम रिपोर्ट हमारे को दे दो करके, ठीक है।
और ये रिपोर्ट देने के बाद ये एक्चुअल में रिपोर्ट किसके पास जाएगा, वही हमारे एमएलए एमपीज के पास में जाएगा। और फिर वो एक्चुअल में एक प्रॉपर नॉलेज लेके उस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा पढ़ के फिर वो क्वेश्चन करेंगे। उस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा होगा कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। मतलब प्रॉपर एक स्पीच है, जो वो हमने इसमें नहीं देखा कि 3 इडियट्स में चतुर्लांग लिंगम बोलता वहां पे जाके स्टेज पे जाके समथिंग समथिंग, और फिर वो वाला पूरे अलग श्लोक बताता संस्कृत के अंदर। तो वही हो रहा हमारे मिनिस्ट्रीज और मिनिस्टर्स और एमएलए के साथ में, एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जा रही। कोई ना कोई डूबे होगा वहाँ पे लाइब्रेरियन, 3 इडियट्स में जैसे जो था जिसने रिपोर्ट तैयार करके दी थी, आई विल मेमोराइज डुबे जी, ऐसा बोलता नहीं है क्या वो। तो वैसे ही समथिंग होगा। और ये एमएलए एमपी ये पूरे रिपोर्ट्स को जितना रट्टा मार के पढ़ सकते हैं और सवाल उठा सकते हैं वो उठाएंगे। और फिर ये डिटेल डिस्कशन चलेगा प्रॉपर वे में हमारे इसके अंदर। और ये वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स कहाँ पे होंगी, लोकसभा में होंगी। मैंने पहले भी बोला है कि लोकसभा का वर्चस्व रहता ये बिल वगैरह पास होने के, मतलब जहाँ पे भी बजट का काम आता वहां पे वर्चस्व किसका है, लोकसभा का है, राज्यसभा का नहीं है। लोकसभा का क्यों है, मैंने पिछले बार भी बताया था, क्योंकि लोकसभा लोगों ने इलेक्ट करके दी है और लोगों का पैसा है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास में, इसलिए डायरेक्ट लोगों से परमिशन लेने के लिए ये वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट सिर्फ लोकसभा में वोटिंग की जाती है इसके लिए। राज्यसभा में नहीं की जाती क्योंकि राज्य का पैसा नहीं, लोगों का पैसा है। राज्यसभा किसकी है, राज्य की। राज्य के लोग वहां पे गए चुन के, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है। इनडायरेक्ट मतलब उन्हीं के लोगों ने पार्लियामेंट में चुन के उनको भेजा है, लोगों ने नहीं चुना है उन्हें जो राज्यसभा में जा रहे हैं। ओके, तो इसलिए लोकसभा का वर्चस्व रहता और लोकसभा ये चीजें देखती कि क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। और जहाँ ऐसी भी यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरी पता होगा, नाम सुना है क्या तुमने यूनियन टेरिटरी, दमन एंड दीव, हाँ ऐसा वगैरह है 7-8, देखना कभी। तो फिर ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक विधिमंडल नहीं है। विधिमंडल सुना है क्या, या फिर जहाँ पे जैसे हमारे इधर है ना, सेंटर में क्या है, लोकसभा राज्यसभा, उसके ऊपर प्रेसिडेंट। स्टेट में क्या है, जहाँ पे एमएलए जाते हैं हमारे, स्टेट लेजिस्लेचर रहता, मतलब जहाँ पे स्टेट का लेजिस्लेचर रहता है, हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, हाँ विधानसभा, फिर उसके ऊपर भी कोई चीज रहती। तो ये जहाँ पे सेटअप नहीं है, ऐसा लॉ जहाँ पे पास नहीं हो सकता, ऐसा समझो। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे ऐसा सेटअप नहीं है मौजूद, वो छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे इतना बड़ा सेटअप नहीं रहने का, उनके भी बिल या फिर उनका भी जो इनकम एक्सपेंडिचर का साइड है वो इसी बिल के अंदर इंक्लूडेड होता है। उनके लिए अलग बिल पास वगैरह नहीं होता, इसी बिल के अंदर उनका भी खर्चा ऐड करके डायरेक्टली पास हो जाता, समझा। और फिर सबसे पहले क्या पास होता, अप्रोप्रिएशन बिल पास होता, मतलब खर्चा करने का कार्यक्रम। और ये वही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसका पैसा निकाला जाता, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही इंडिया, मतलब जो भी गवर्नमेंट का पैसा है, जो भी कमाई करके टैक्स लेके या फिर जो भी बैंक्स है गवर्नमेंट के, या फिर जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो भी कंपनीज है गवर्नमेंट के नाम पे, उनका सबका पैसा यही आता। मतलब वो जो रीजनल रूरल बैंक है ना, वो भी जो पैसा कमाने वाली है उसका भी पैसा इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाने वाला। मतलब जो भी पैसा हम करप्शन के नाम पे दे रहे हैं, वो छोड़ के अगर कोई भी पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा होगा तो किस में जाएगा, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के खाते में ही जाने वाला। अब इसमें से एक बात बताओ क्या, मेरा एक दोस्त तलाटी लगा, तो एक मतलब ऐसी बूढ़ी औरत आई उसके पास में, तो उसका वो बोले अरे सर हे काम होता म्हणते, हे करून द्या म्हणते। तो वो बोले ठीक आहे मी बघतो म्हणे, म्हणजे जर होत असेल तर करून देईल म्हणे। तो फिर वो बोले, फिर उसने ऐसे 200 रुपये निकाले कि लवकर करून द्या म्हणे। तो नहीं पाहिजे मैंने, फिर इसने बोला नहीं पाहिजे मैंने, तो फिर अब वो बाहर चली गई। उसको लगा, वो आजी को ऐसा लगा कि कम दे रही करके, उसने 500 रुपये निकाल के ले कि भाई ले करके, उसका ऐसा अरे पैसे लागतच नाही म्हणे ताई म्हणे याला, थोड़ा वेळ म्हणजे थोड़ा रुक करके, मेरे को अगर हो रहा होगा तो मैं फ्री में ही करके दूंगा, इसके पैसे नहीं लगते बोले अलग से। नहीं मला वाटला म्हणे नेहमी सारखाच प्रकार आहे का। तो फिर
वो चीज है कि जो भी करप्शन के नाम के पैसे जा रहे होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएंगे, वो किसी ना किसी के कर्म खाते में जाएंगे और उसका भोग उसको मिलेगा कहीं ना किसी का। तो उसके बाद में फिर फाइनेंस बिल पास होएगा, मतलब एक्चुअल में जो इनकम वाला साइड होएगा हमारा, हम जहाँ से पैसे कमा रहे हैं वो वाला साइड पास होएगा। फाइनेंस बिल मतलब मैंने पहले भी बताया कौन सा है खाता, मतलब फाइनेंस बिल क्या रहता, जहाँ से पैसे आने वाले हैं। मेरे को एकदम जन गण मन चालू कर दे तुम। तो रुको, मैं आखिरी में क्वेश्चन पूछूंगा तब किसी ने कुछ बोलना हो। ठीक है, अब ये मनी बिल के पार्ट है। ये जो दोनों है ना, अप्रोप्रिएशन बिल और मनी बिल, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, इस दोनों को मनी बिल बोला जाता। मनी बिल क्यों बोला जाता, तो क्योंकि इसका अधिकार जो है पास करने का या फिर अपर हैंड जो है वो किसके पास होता है, लोकसभा के पास में। मनी बिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका अपर हैंड लोकसभा के पास होता है पास करने का, और राज्यसभा सिर्फ इसमें सुझाव दे सकती कि ये चीज होनी चाहिए करके, मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है, इसलिए इसको मनी बिल बोला जाता है। मनी बिल मतलब पैसों रिलेटेड, और पैसा कहाँ से आ रहा, लोगों से आ रहा। तो लोगों का वर्चस्व कहाँ है, लोकसभा में, लोगों के पैसे है ना। तो ये वाले कनेक्शन से ये चीज याद रखना। अब डिमांड फॉर ग्रांट्स, अब कैसा रहता, डिमांड मैंने बताया था, डिमांड फॉर ग्रांट्स किसकी रहती, वही जो मिनिस्ट्रीज रहती है उनकी डिमांड रहती, खर्चा करने के लिए जो पैसे चाहिए रहता उस हिसाब से। तो इसमें क्या रहता डिमांड फॉर ग्रांट्स में, एक रहता चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज मतलब चार्ज है कि भाई वो तेरे को देना ही देना पड़ेगा। अब ऐसे कौन थे तो सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट देने का बाकी रहेगा। इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती, इसके लिए कोई हाँ ना नहीं बोल सकता पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी कोई हाँ ना नहीं बोल सकता। ये पैसे देने हैं तो देने ही हैं। तो ये डिमांड फॉर ग्रांट्स जो मिनिस्ट्रीज की तरफ से आती उसको दो इसमें मतलब ऐसा वर्गीकरण करा जाता। एक तो भाई चार्ड एक्सपेंडिचर, इसके लिए वोट नहीं होता, भाई ने बोला जितना पैसा देने का उतना देने का, लोगों का पेंशन का पैसा देना है, अगर कोई डिफेंस सेक्टर के लिए पैसे खर्चा करने हैं मतलब जो पहले से तय हुए थे, देना ही देना है, वो चार्ज एक्सपेंडिचर। और दूसरा है अदर एक्सपेंडिचर। अदर एक्सपेंडिचर में अब बहुत सारी चीजें आ सकती है जो भी अलग होंगी, जो वो चार्ज एक्सपेंडिचर या फिर जिसपे लोकसभा डिसाइड कर सकती कि पैसा खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, लोकसभा वोट करती है उस पर, और उसको अदर एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब अब साल भर में ऑब्वियस है कि भाई कुछ ना कुछ खर्चा और ज्यादा लगेगा ही लगेगा, उसके लिए ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का बिल, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पास होता है पार्लियामेंट के अंदर। इतना भी याद रखना, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा के अंदर, पैसों का जिम्मेदारी लोकसभा को दी। बाद में डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट, ये भी वही है, सेम फाइनेंशियल ईयर में ही वो चीज पास होने को ना, जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर रहे हैं उसके लिए। और एक रहता है डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट, मतलब समझो एक आंधे, समझो हेल्थ के लिए 100 रुपए खर्चा करने वाले थे, पर दिखाई पड़ा कि अब 200 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, तो उसके लिए कौन सा बिल पास होता, तो उसे बोलते हैं डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट, मतलब ज्यादा पैसा खर्चा करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए उसे बोलते हैं डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट। अब ये गवर्नमेंट के अकाउंट है कुछ। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मैंने हर बार अभी दो चार बार बोल दिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब हमारी सरकार का पूरा जो पैसा उसके पास आ रहा, जहां से भी वो कमा रही, उसको क्या बोला जाता, टैक्स, नॉन टैक्स, और भी किसी, मतलब अगर उसने कोई उसकी बिल्डिंग बेच दी, सपोज करो ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने अगर ये बेच दी कल, तो इसका पैसा भी काय में आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो भी पैसा गवर्नमेंट कमा रही कैसा भी करके डायरेक्ट उसके अकाउंट में आ रहा होगा, और वो वाला भी पैसा जो वो लोन ले रही किसी से, अगर वो बाहर के देशों से अगर लोन ले रही होगी वो भी इसी के अंदर आएगा। उसने अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी बेच दी उसका भी पैसा इसी के अंदर आएगा, और इसी में से एक्चुअल हम मोस्टली खर्चा करेंगे। तो इसे क्या बोला सकते हैं, ऑल टैक्स रेवेन्यू, जो भी टैक्स के जरिए, ऑल बोरोइंग्स मतलब जो भी हमने उधारी ली है वो, ऑल एक्सपेंडिचर भी यही से होता है, मतलब यही से सारे खर्चे होते हैं हमारे देश में, हमारे इसमें के। और पार्लियामेंट अप्रूवल कंपलसरी, पार्लियामेंट की अप्रूवल लगेगी ही लगेगी। क्यों लगेंगी, आर्टिकल 266 जिसने बोला था कि विदाउट परमिशन
लेजिस्लेचर के ये पैसा तुम खर्चा नहीं कर सकते करके। याद है ना 266? अभी इतना रामायण बचा मैं उसका। और ये रहता कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब एकदम इमरजेंसी के टाइम पे अगर किसी चीज में अगर पैसा खर्चा करना है उस टाइम पे ये चीज आती है एग्जिस्टेंस में। जैसे कोरोना में एकदम ही अपने को मालूम पड़ा कि भाई अभी इसका कोई बजट विजट तो था नहीं, एकदम से ये नेचुरल आपदा आ गई, तो इसमें से पैसे निकालते और ये खर्चा किए जाते। अब ये कैसा है, एकदम से पैसे निकाल रहे हैं इसमें से, एकदम अब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आई, और वो टाइम पे तुम सोचोगे क्या प्रेसिडेंट को बुलाओ, बातें फिर निर्मला सीतारमन जी पास करेंगी और फिर वो बोलेंगी हाँ अप्रोप्रिएशन फाइनेंस बिल पास करो। ऐसा नाटक नहीं जमेगा। जब नेचुरल आपदा आएगी उस टाइम पे इसके अंदर 30,000 करोड़ हमेशा के लिए हमने रखा है, हमेशा के लिए हमने 30,000 करोड़ उसके अंदर रखे हैं साइड में करके। और जब भी नेचुरल आपदा या फिर कोई भी इमरजेंसी आएंगे, ये प्रेसिडेंट के हाथ में है पैसे, वो पास कर देगा कि भाई हाँ पैसे निकालो करके। और प्रेसिडेंट ने एक बार बोल दिया कि भाई उसमें से पैसे निकाल लो करके खर्चा करने के लिए, तो उसमें से पैसे निकाल लिए जाएंगे। और ये प्रेसिडेंट बोल रहा, ओके, तो मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट के अधिकार में नहीं है ये चीज। प्रेसिडेंट को राय कौन देता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनका जो कैबिनेट है पूरा, जिसके अंदर अमित शाह वगैरह सब लोग बैठे रहते, वो कैबिनेट। तो वो कैबिनेट प्रेसिडेंट को राय देगा कि अभी मेरे को पैसे चाहिए, निकाल इसमें से। तो उस टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो पर्टिकुलरली इसमें से पैसे निकाल के गवर्नमेंट को देगी, हस्ताक्षर करके कि भाई निकालो पैसे। और उतना ही परमिशन लगेगा, पार्लियामेंट का परमिशन नहीं लगेगा। पर अब क्या होगा, जब साल का एंड आएगा उस टाइम पे ये चीज पारित की जाएगी कि भाई उसमें से पैसे निकाले थे, उसमें वापस 30,000 करोड़ करने, तो उस टाइम पे उसका एक बिल बनेगा, वो पास होगा। और उसकी परमिशन लेके फिर वो पर्टिकुलरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना एट दी एंड उनके हाथ में, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में हस्तक्षेप करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन लगती है। तो फिर उसमें से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकाल के एक्चुअल में कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में डाले जाते, जितने भी ये साल भर में इमरजेंसी के टाइम पे निकाले होंगे उसमें के पैसे। समझ गए सबको? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हमेशा कितना रखा जाता? 30,000 करोड़ रखा जाता। ये किसके अंडर में? प्रेसिडेंट के अंदर में, पार्लियामेंट के अंडर में नहीं। और पर बाद में पार्लियामेंट की अप्रूवल ली जाती, बाद में पार्लियामेंट उसको परमिशन लेना पड़ता। और एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रहता। तीन प्रकार के अकाउंट है, कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी इमरजेंसी कराए, और तीसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया मतलब कि जो भी तुम्हारे आरआरबी में पैसे रहते, या पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे जो पैसे रह रहे, या फिर एलआईसी में जो तुम पैसे डाल रहे हैं ना, मतलब जो भी गवर्नमेंट की ऐसी चीज है जिसमें पब्लिक का पैसा सिर्फ क्या बोल सकते हैं सेविंग के लिए रखा जा रहा है। एलआईसी ले लो, उसमें पोस्ट ऑफिस ले लो, आरआरबी ले लो, या फिर एसबीआई ले लो, वो सब पैसा काय में आता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है। और उसको क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट का पैसा नहीं है ये लोगों का पैसा है, ओके, जो लोगों ने सेव करने के हिसाब से रखा है। और इसके लिए भी एक्चुअल में पार्लियामेंट की कोई परमिशन नहीं लगेगी, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, पर वो सेविंग का है, उनका अलग कार्यक्रम है वो। जो उनका लोगों का जो पैसा टैक्स के रूप में आता है वो किधर जाता? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये टॉपिक खत्म हुआ, मतलब बजट खत्म नहीं हुआ, ये हमारा पिछला लेक्चर ही चला अभी तक, क्योंकि गैप बैठ गया था और तुम्हारे दिमाग में नहीं था, मेरे को शोर शॉर्ट पता था। अब इस पे क्वेश्चन है, जिसको पूछा जाए वही हाथ खड़ेगा। मेरे को पता है दो तीन लोग नए आए हैं तो मैं उन्हें क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अगर उनकी इच्छा होगी तो वो हाथ खड़े कर सकते, पर कोई भी ऐसा बीच में आंसर नहीं देगा। और ऐसा जन गण मन भी चालू मत करना, और एक्साइट होके तो बिल्कुल ही आंसर नहीं चाहिए मेरे को ये खाने से यार। हाँ। किसी को ऐसा भी लग रहा होगा कि यार मैंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्यों नहीं लिए, मतलब ऐसे ऑप्शंस वाले, तो मेरे को पता है ऑब्वियसली अभी तुमने पढ़ा है, तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर दे दोगे, उसमें सेंस नहीं है। तो पहला आंसर बताओ जिसको आता है, पर हाथ खड़े करना, कोई भी वो ऐसा क्या बोलते हैं असामाजिक बना मत करना, ठीक है? हाथ खड़े करो जिसको आता है क्वेश्चन। हाँ बोलना। दोबारा। हाँ हाँ बराबर है। सेकंड क्वेश्चन।
हाथ खड़े करना, हाँ। हाँ, बराबर है, बराबर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। क्या बात है, सही है। हाँ, अब फोर्थ क्वेश्चन। ओके। हाँ, दिख रहा। हाँ, बोलो। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो बिल का नाम है ना कुछ तो। आर्टिकल नहीं। नहीं, फाइनेंस नहीं। अरे यार, तुम थोड़े से भद है कहते हैं, मतलब क्या फालतू जैसे लगा। हाँ, पांचवा क्वेश्चन, कोई मत करो यार। मैं मैं बोल रहा हूँ। जान गया। हाँ, पांचवा क्वेश्चन। हाँ, बताओ। फाइनेंस। हाँ, बराबर है। तो सिक्स क्वेश्चन। हाँ, बराबर है। नेक्स्ट सेवन। कौन सी पावर है राज्यसभा के पास में, क्या करती? हाँ, पर उसको क्या मैंने एक बोला था, सजेशन दे सकता करके उसमें। सजेशन दे सकता ना। तो वो ऐसा उसको एक वैसी ही टर्म नीचे यूज करेगी है कि भाई सिर्फ सजेशन देने की पावर है करके राज्यसभा के पास। और कोई पावर? एट क्वेश्चन देखो। ये मैं मिस कर दिया पढ़ाते पढ़ाते, पर मैंने पिछले लेक्चर में लिया था। हाँ, गुलेटिन। तो वो एक मोशन रहती। आखिरी में क्या होता अगर बिल पास नहीं हो रहा होगा, और सब अपने ही लोग हैं ना पार्लियामेंट में अभी, बीजेपी गवर्नमेंट के ज्यादातर लोग हैं, तो वो एकदम से एक बुलेटिन मोशन लाते एग्जिस्टेंस में। और उस मोशन से क्या होता, जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स का डिस्कशन होना बाकी है, जिसके ऊपर मतलब डिस्कशन करना बाकी है लोकसभा में, वो एक बार में पूरे के पूरे पारित हो जाते, कोई लोड नहीं लेते वो कि भाई एक एक बार, कोई नहीं, एक बार में पूरा का पूरा बिल पास। बाद में नेक्स्ट। करो हाथ खड़े। detailed discussion on demand for grant is carried out by। हाथ खड़े करना, कोई भी असहमत करना नहीं होता। हाँ। हाँ, पर उसका नाम क्या था मैंने बोला था। हाँ हाँ। हाँ हाँ, एससी बराबर है। स्टैंडिंग कमिटीज बराबर, बहुत सही। नेक्स्ट वाला बताओ। ये अभी लिया, चार्ट एक्सपेंडिचर और अदर एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर पढ़ा ना अभी हमने, वो वाला की सैलरी वगैरह वाला, उस पर वोटिंग होती क्या? नहीं होती ना, फिर नहीं, बस नो, फुल दिन। बाद में नेक्स्ट वाला। हाथ खड़ा, हाथ खड़ा। वही वही लाल। हाँ, टू। नेक्स्ट। ये हाँ, बोलना। हाँ हाँ, वो नहीं, अगला वाला। ये 12th नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। हाँ नहीं, पर
वॉटन अकाउंट ये एक्सपेंडिचर साइड के लिए ही रहता ना, सिर्फ पूरा बजट नहीं रहता वो, सिर्फ वो खर्चा ही बता रहा ना, 2 महीने के पैसे निकाल रहा तो एक्सपेंडिचर होना वहाँ पे, एक्सपेंडिचर ओनली एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट। वो फाइनेंस के लिए बता ही नहीं रहा कि इनकम कहाँ से आने लगी। वो बोले वो जिद्दी बच्चा है, मतलब वो सेकंड बॉर्न चाइल्ड है, वो कॉन्फिडेंट रहता है हमेशा घर वालों का। वो बोलता पैसा चाहिए चाहिए, फोन लेना है लेना है। वो नहीं सोचता बड़े वाले लड़के जैसा कि अरे घर घर वालों को 40,000 इनकम मिल रही तो फिर मैं 40,000 का फोन क्यों लूँ। 40,000 का लेना है तो 40,000 का ही लेना है। ऐसा रहता है सेकंड चाइल्ड, थोड़ा सा ऐसा रहता मैंने जितना ऑब्जर्व करा, या फिर मेरे ही घर पे हाल होगा। हाँ, money credited to the public account of India that require parliamentary approval for withdrawal। हाँ, नहीं अच्छे से पढ़ो, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, नो अप्रूवल। 13 का, हाँ बराबर बराबर, मैंने 14 का आंसर भी बता दिया। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना नहीं भी गए तो उसको फाइनेंस एक्ट ही बोला जाता है ऑब्वियसली, शायद से, या फिर कुछ तो थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा। प्रोविजनल ये थोड़ा सा बहुत ही पुराना एक्ट है 1931 समथिंग का, उसका इतना ज़रूरत नहीं। तो ठीक है, तो ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अब मेन लेक्चर स्टार्ट करते जो आज मैं डिलीवर करने आया था, पर यार एक ही लेक्चर होता ना, उसमें है ना चीज़ें होती ही नहीं होती। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर ठीक है। अब स्टार्ट करते मेन लेक्चर जो आज का है पर्टिकुलरली। तो पहली थिंग देखो, बजट में जो मैंने बताया था, इनकम है बजट है ये वाला सब, अब तुम्हारे दिमाग में जितना मैं डाल सकता था डाल दिया। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, बजट का प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये है गवर्नमेंट बजट। बजट मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का साइड होता है, दोनों का कैलकुलेशन होगा। बाद में गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या आएगा, एक रेवेन्यू बजट आएगा और एक आएगा कैपिटल बजट। अब क्या होता है रेवेन्यू बजट या फिर क्या होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट मतलब कि जो दिन ब दिन का जो खर्चा रहता, मतलब डे टू डे का जो खर्चा रहता, उसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट। मतलब हमारे घर पे जो दिन का खर्चा है, दूध लेना है, साखर पाहिजे, एक कॉफी की पूरी होना, मतलब जो भी एक दिन का खर्चा रहता, उसका पूरा जो एक झांकी बनाई जाती या फिर उसकी जो लिस्ट पूरी बनाई जाती कि एक दिन का भाई ये खर्चा है मेरा डे टू डे का, और ये उसका इनकम है हमारा डे टू डे का, उसको बोला जाता रेवेन्यू बजट। ओके, मतलब एक सिंपल टर्म्स में रेवेन्यू बजट मतलब क्या रहता, जो डे टू डे का खर्चा है, बस सरकार चलाने के लिए या फिर देश चलाने के लिए उतना तो जरूरी ही है। मतलब अगर कोई देश चलाना है हमको, उतना पैसा खर्चा करना ही पड़ता, उसके सिवा हमारा चॉइस ही नहीं है हमारे पास। ओके, तो ये क्या होता है रेवेन्यू बजट। और दूसरा होता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में हम सिर्फ देश चलाना नहीं चाहते, हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं कि भाई आगे की जिंदगी कैसी कटने वाली है हमारी। तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, अगर आगे की जिंदगी एक देश सोच रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा कुछ ना कुछ। तो ऐसा जो भविष्य के बारे में सोचा जाएगा उस टाइम पे कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होगा, या फिर जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें खर्चा होगा। मतलब जो भी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए या फिर फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए खर्चा होगा, वो आएगा कैपिटल बजट में। कि भाई जैसे अब तुम्हारे घर पे पेमेंट आ रहा 20,000 रुपये, ठीक है, तुमको घर चलाना है तो तुम क्या सोचोगे, अगर डे टू डे का अगर एक्सपेंडिचर मैनेज करना है तो कि भाई मेरे को दिन का खर्चा लग रहा है 500 रुपये। अब उसमें कुछ भी हो सकती तुम्हारी चीज़ें कि भाई ये लेना है वो लेना है फलाना ठिकाना, आटे की चक्की से गेहूँ पिसा के लाने के लिए, हमारा छोटा बच्चा ज़्यादा खाना खाता तो उसके लिए 1 किलो गेहूँ रखना पड़ता साइड में रोज के रोज। कुछ भी अब XYZ पकड़ लो, मतलब ये पूरा जो कार्यक्रम है वो क्या बता रहा, दिन ब दिन का जो मतलब एक एक्सपेंडिचर है एक दिन का, या फिर एक रूटीन वाला जो एक्सपेंडिचर है देश चलाने के लिए या घर चलाने के लिए होने वाला खर्चा। पर कल को तुम्हारे घर वालों को एक प्लॉट मिल गया 10 लाख रुपए का, और तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है सेविंग में, तो तुम वो प्लॉट ले लोगे। पर वो तुम आज खाने वाले हो क्या उस प्लॉट को, वो फ्यूचर के लिए। मतलब वो किस में आएगा तुम्हारे वो आएगा तुम्हारे कैपिटल बजट का पार्ट आ जाएगा। समझा फिर, रेवेन्यू डे टू डे, कैपिटल मतलब मैं फ्यूचर सोच रहा भाई मेरा कुछ ना कुछ। ठीक है,
आप ऐसे भी समझ सकते कि टाइम पास पिक्चर आई थी। तो रेवेन्यू बजट मतलब टाइम पास का कार्यक्रम। और दूसरा रहता कैपिटल बजट, वो तुमने धूम मूवी देखी होंगी, उसमें एक अली रहता, वो एकदम बीवी बच्चे सब प्लान कर लेता। तो वो अली को दिमाग में लाना मतलब वो कैपिटल बजट। टाइम पास मूवी मतलब टाइम पास वाला करना। यहाँ तक सबको सब समझ गया होगा। अगले इसमें जाते हैं। तो अब ये जो है पर्टिकुलरली रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, उसके जो ये टर्म्स है 1 2 3 4, ये 4 ही टर्म्स है। वो हर एक टर्म को हम समझेंगे और फिर आखिर में कंक्लूड करेंगे। तो ये है रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या होता है? पैसा आना। ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब डे टू डे जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा वो होगा। अब डे टू डे में गवर्नमेंट, पहले तो रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे का कार्यक्रम है। रिसिप्ट मतलब कि भाई पैसा आना, इतना ही याद रखो। तो डे टू डे में गवर्नमेंट के पास पैसे कैसे आएंगे? टैक्स लेगा, नॉन टैक्स होगा। नॉन टैक्स मतलब कौन सा पार्ट होएगा कि भाई जो प्रॉफिट कमा के ला रही है उसके लिए बैंक, मतलब जो कंपनीज वगैरह रहती है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह, OICL, कोल लिमिटेड ऑफ इंडिया, ऐसी कंपनीज है गवर्नमेंट की, वहां से जो पैसा आएगा। या फिर किसके हम, वो ट्रैफिक पुलिस वाला हमारे लिए चालान फाड़ता, या फिर और भी ऐसे जो चीजें होती जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता। क्या है सिंपल डेफिनेशन कि कहाँ से भी अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा होगा और उस पैसे के वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही हो। पहला सेंटेंस कि भाई कहाँ ना कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या है? कोई भी लाइबिलिटी, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी से, मतलब लाइबिलिटी कब आती? जब किसी से तुमने लोन लिया है तभी तुम्हारे पे लाइबिलिटी आती ना, कि भाई इसको वापस चुकाना भी है। मतलब मोर और लेस रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या रहता कि कोई भी तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, ये तुम्हारा पैसा है, गवर्नमेंट का खुद का पैसा है, उसको किसी को वापस देने की जरूरत नहीं है, खुद का पैसा है, वो चाहे कोई भी काम में इन्वॉल्व करे। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट पहली चीज, पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। और दूसरी चीज क्या आर्ट है? अगर कोई भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है पर वो कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। लाइबिलिटी कौन क्रिएट करता है? अगर लोन ले रहे हो, मतलब लोन वाला पैसा इसके अंदर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। गवर्नमेंट पर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती। और दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम्हारा कोई ना कोई एसेट बेच के तुमने वो कमाया, ना लाइबिलिटी लगी तुम्हारे ऊपर, ना तुम्हारा कोई ना कोई एक आंधी प्रॉपर्टी बेच के तुमने वो पैसे कमाया है। अभी गवर्नमेंट का चल रहा है ना कि भाई ये वाली कंपनी बेच देते, वो वाली कंपनी बेच देते, LIC के शेयर बेच देते, SBI के शेयर बेच देते। तो वो जो भी पैसा आएगा एट दी एंड गवर्नमेंट के पास में वो चीज को बेच के, वो इसके अंदर नहीं आने वाला। ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? पहला कि वो पैसा है गवर्नमेंट के पास आने वाला। दूसरा, ना वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा, कोई लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोन नहीं है जो हमको पैसा आ रहा। और तीसरी चीज, ना हमारा एसेट कम हो रहा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज, मेरे घर की कोई चीज बेच के वो पैसा कमा रहा, ऐसा भी नहीं। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट वो चीज है, ना तुम्हारा एसेट कम हो रहा, ना तुम्हारे पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही, सिर्फ वो पैसा है जो डे टू डे कमाई में टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू से देश ने कमाया। समझा सबको? ये कंफ्यूज होएगा 4 टर्म से, इतना याद रखना। इसका जो मेन सूत्र है वो क्या है? मैं क्यों 2 4 बार यही चीज बार बार बता रहा है, एसेट लाइबिलिटी, क्योंकि यही एक धागा है जिससे तुमको ये चीज कॉम्प्लिकेट नहीं हुई। तो वो धागा क्या है? पहला चीज पैसा आएगा। दूसरा चीज तुम्हारा एसेट कम नहीं होएगा। तुम घर जैसे रातों रात एक आधा शेतकरी अमीर हो जाता, क्यों अमीर हो जाता? वो उसकी 10 एकड़ की जमीन बेच दिया रहता। वैसा कमाई नहीं है इसकी। ये ऐसा है कि मैं मेरा सोयाबीन बेचूंगा, वो जो पैसा आ रहा वो पैसा मेरा, जमीन बेच के नहीं। तो ना एसेट जा रहा इसमें, ना लाइबिलिटी आ रही, ना लोन ले रहा शेतकरी वो वाला, मतलब अगर समझ रहे हो। और तीसरा, ये पैसा आने के लिए है क्योंकि ये रिसिप्ट है। सबको सब समझा क्या है? नेक्स्ट थिंग क्या है? और इसमें क्या आता है पता है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट में
डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो डायरेक्ट किसी आदमी पे लग रहे हैं, इनडायरेक्ट मतलब वो जीएसटी के तरफ से लग रहे हैं ना, जो हम हमारे प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट जो तुम ले रहे हो उसके लिए जीएसटी दे रहे होंगे कुछ ना कुछ, वो इसके अंदर आएगा। अब तुम सोचो अगर टैक्स आ रहा तो वो वापस देना पड़ता, क्या पैसे नहीं देना पड़ता। नॉन टैक्स आ रहा, जीएसटी के पैसे गवर्नमेंट के पास आ रहे, वो काय को वापस देगा, वो उसकी कमाई है। तीसरी चीज है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब, रेवेन्यू मतलब पैसा आ रहा, इंटरेस्ट मतलब कि भाई किसी ना किसी को गवर्नमेंट ने लोन दिया था पहले, एक आधे स्टेट को या फिर कोई भी एक आदमी को, और वो उसका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है महीने का, मैं लोन नहीं बोल रहा वापस देने का, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा, इंटरेस्ट महीने के महीने का, वो अगर वापस आ रहा होगा तो। तीसरा है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का ही एक पार्ट रहता है, मैंने पहले लेक्चर्स में बताया है। मतलब मोर और लेस प्रॉफिट जो कमा रही है हमारी कंपनी आज, LIC बोलो, RRBs बोलो, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज है जो पैसा कमा रही, वो भी इसके अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सोचो ये जो इंटरेस्ट आ रहा गवर्नमेंट के पास, इससे कोई ऐसा है क्या एसेट बन रहा करके, गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा, क्या नहीं हो रहा ना, उसके ऊपर लाइबिलिटी चल रही, वो तो किसी को उसने उधार दिया था उसके पैसे आ रहे हैं मंथली। डिविडेंड प्रॉफिट आ रहा, प्रॉफिट आ रहा सिर्फ, वो ना उसका एसेट थोड़ी ना कम कर रहा, मतलब कोई SBI को बेच दिया भाई उससे पैसे नहीं कमा रहा वो, SBI ने जो धंधा करके जो पैसा कमाई है, प्रॉफिट कमाया है, वो उसका पार्ट है। बाद में फीस वगैरह, जो हर एक जगह पे गवर्नमेंट फीस देती, टेम्पल एरिया में वगैरह बोलो, या फिर टूरिस्ट प्लेसेस पे जो तुम पे पैसे लगते, एक आध मोन्यूमेंट्स वगैरह तुम देखने जाते जहाँ तुमको पैसे लगते, तो वो जो पैसे वो भी इसके अंदर आते। और ये जो सभी टर्म्स है वो किससे रिलेटेड है, ना तुम्हारा एसेट कम होने वाला है, कोई चीज बेच के तुम पैसे नहीं कमा रहे, दूसरा ना तुमने लाइबिलिटी क्रिएट की खुद के ऊपर, कोई लोन नहीं ले रहे, वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, पहले तो कैपिटल है मतलब फ्यूचर के लिए होगा कुछ ना कुछ आइटम इसमें, रिसिप्ट है मतलब पैसा आएगा एट दी एंड इसमें, ये भी तुमको मैंने बताया टर्म को मतलब छोड़कर। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट करती है, रिसिप्ट है पैसा आएगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा, गवर्नमेंट लोन ले रही होगी, इतना सबको सब समझा, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, और ये कैपिटल वाला पार्ट है, फ्यूचर के लिए लाइबिलिटी बन रही, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, लोन ले रही होगी वो, इतना याद रखना। और दूसरा, या फिर उसकी एसेट को रिड्यूस करती है, एसेट को रिड्यूस करती मतलब कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अपनी बेची है, उसके जरिए जो पैसे आ रहे हैं वो किस में आएंगे, कैपिटल रिसिप्ट के अकाउंट में आएंगे। तो पहला वाला जो था रेवेन्यू रिसिप्ट, वो क्या है, ना एसेट ना लायबिलिटी, पर जो कैपिटल रिसिप्ट है वो क्या है, एक तो तुम्हारा एसेट जाएगा, कुछ ना कुछ तुमने जमीन बेची होंगी तुम्हारी, या फिर कोई भी चीज बेची होंगी, या फिर तुमने किसी से लोन लिया होगा उसके जरिए तुम्हारे पास पैसा आ रहा हो, ठीक है। ये दो ही पैरामीटर है, असेट और लाइबिलिटी के, कंफ्यूज मत होना। तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है या एसेट रिड्यूस होता है, एसेट कम होएगा तुम्हारा। अब इसमें कैसे क्या होएगा, एक तो मार्केट बोरोइंग, इंटरनेशनल मार्केट से तुमने पैसे उधार लिए हो, ये एक चीज होगी। RBI से लोन लिया होगा तब भी ये चीज होगी, क्योंकि लोन है एट दी एंड वो। या डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्ट मतलब कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने बेच दी मार्केट में आके, उससे भी पैसा गवर्नमेंट को मिलने वाला। या फिर रिकवरी ऑफ लोन, मतलब किसी ना किसी को अगर लोन दिया है और उसने जो लोन का पूरा पैसा है, मतलब कौन सा अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो 4 लाख का लोन था उसने डायरेक्ट 4 लाख रुपए वापस किए, मंथली पैसे वापस नहीं किए। अगर मंथली पैसे वापस करता था, 1000 1000 रुपए सपोज रहता था मंथली, तो वो किस में जाता था, अगर मंथली पैसे रेवेन्यू रिसिप्ट में जाता था। पर अगर इसने प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दी ना, इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट का एसेट था, ये जो लोन वगैरह रहते वो एसेट है ना गवर्नमेंट के लिए, उसके जरिए वो पैसे कमा रही, एसेट है उसका। पर इसमें क्या हुआ, एसेट कम हो गया, किसी ने उसका एसेट खत्म कर दिया क्योंकि उसने लोन उसका पूरा वापस कर दिया, इसलिए ये किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में। दो चीजें हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में एसेट को धक्का नहीं लगने वाला, लाइबिलिटी को धक्का नहीं लगने वाला। कैपिटल रिसिप्ट में दोनों को धक्का लग सकता, एक तो एसेट कम होएगा या फिर तुमने लोन लिया होगा, लाइबिलिटी क्रिएट होगी, समझा सबको। बाद में है एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन।
अब हमने रिसिप्ट रिसिप्ट देख लिए दोनों, रेवेन्यू कैपिटल। अब है खर्चे की बारी, एक्सपेंडिचर की बारी। इसमें क्या होगा, पहले तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब, बोलो यार साथ साथ, मैं भी ऐसा, हाँ, डे टू डे का कार्यक्रम है ना। और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो इसमें क्या होगा, वो गवर्नमेंट का खर्चा होता है जो ना कोई एसेट क्रिएट करता है, खर्चा है ना वो, करता है, और ना ही किसी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। अब इसमें देखो, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट था जिसमें एसेट को भी धक्का नहीं, लाइबिलिटी को भी धक्का नहीं, वैसा ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसमें भी अगर तुमने जो खर्चा कर रहे तो तुम्हारी क्या इच्छा रहती है कि भाई एक तो तुम्हारे को कंजम्पशन के लिए कुछ होना रहेगा, है ना, इसके लिए ही खर्चा करेंगे। या फिर तुम काय के लिए खर्चा करते कि तुम कोई प्रॉपर्टी खरीद के लाते, उसके लिए। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या है, डे टू डे का एक्सपेंडिचर है पहले तो। इसमें क्या होएगा कि जो भी इसमें खर्चा होने वाला है वो ना कि तुम्हारा एसेट बनाने वाला है, एसेट नहीं बनाएगा मतलब ना ये पैसों से रास्ता बनने वाला है, ना ये पैसों से उड़ान पुल बनने वाले, ना ये पैसों से हेल्थ में खर्चा होगा, ना ये पैसों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा होगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई ना कोई एसेट क्रिएट होगा भाई गवर्नमेंट के लिए, ना ये किसी को लोन देने वाला है ये पैसों में, क्योंकि लोन दिया तो क्या बनता, एसेट बनता। एसेट भी नहीं बनने वाला, ये सिर्फ कैसा है, रोज का जो घर है, अपना जो घर है उसको चलाने वाला खर्चा है। अब इसमें क्या क्या आएगा फिर, सैलरी आएगा, पेंशन आएगा, इंटरेस्ट का पेमेंट आएगा, गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट दे रही ना किसको, वो इसके अंदर आएगा। और ना ही एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को कम करता है। पहले तो ये भी दोनों एसेट या लाइबिलिटी को धक्का नहीं लगाता। पहले एसेट को धक्का नहीं लगाता मतलब ये कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर रहा। लाइबिलिटी को धक्का नहीं लगाता मतलब अगर इसने किसी से लोन लिया है तो वो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं कर रहा है। ये जो इंटरेस्ट के पैसे दे रहा है ना महीने के महीने, वो इसके अंदर आएंगे। पर अगर इसने जो लोन लिया है पूरा के पूरा 1,000 रुपए का लोन लिया है, तो ये 10-10 रुपए अगर दे रहा होगा सामने वाले को एक्सपेंडिचर के रूप में, तो वो इसी में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, खर्चे के इसमें। पर अगर ये किसी को उसका जो 1,000 रुपए लिए हुए है जहां से, उसको पूरे के पूरे पैसे वापस कर दे रहा होगा, तो वो इसमें आने वाला नहीं है। सबको सब समझ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसमें क्या आएगा फिर, सैलरी आएगा, पेंशन आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ओके। और बाद में सब्सिडीज वगैरह जो गवर्नमेंट देती है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। सब्सिडीज वो जो हमारी मिलती है ना, एमजी, तो मतलब एक आधे चीज पे सब्सिडी वगैरह मिलती है, एलपीजी सब्सिडी चालू होगा, 300 रुपये महीना वगैरह मिलता है, मतलब सिलेंडर के पीछे 300 रुपये मिलते हैं उसके। तो ऐसे जो भी सब्सिडीज जो मिल रही है वो भी इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चा है ना, ओके। और फिर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये फ्यूचर के लिए होगा पहले तो, और ये खर्चा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एसेट को भी धक्का नहीं, लाइबिलिटी को भी धक्का नहीं। इतना समझ में आया। कैपिटल रिसिप्ट मतलब एसेट को धक्का लगेगा, एक तो एसेट बेचा जाएगा या फिर कहाँ ना कहाँ से लोन लिया जाएगा लाइबिलिटी के नाम पे। रेवेन्यू ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलता कि ना भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी बेचने में, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा, कैपिटल फ्यूचर एक्सपेंडिचर खर्चा, और ये क्या करेगा, एक तो एसेट बनाएगा, मतलब कोई ना कोई रास्ते बनेंगे, उड़ान पुल बनेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ इसके साथ होएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे। या फिर ये क्या करेगा, खर्चा होता है या एसेट क्रिएट होगी कोई ना कोई, अब वो फिजिकल एसेट होती है या फिर फाइनेंशियल एसेट बनती है, या फिर एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। मतलब अभी जो हमारे गवर्नमेंट के पास एक खानदान लोन होगा किसके ऊपर, उसके ऊपर, तो वो उसको पूरा चुका देता। मतलब क्या अमाउंट वापस कर रहा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट जो रहती, मतलब 1,000 रुपए की होंगी तो ये चुका देगा, ना कि इंटरेस्ट चुकाएगा। इंटरेस्ट किस में आएगा, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ऐसा कॉम्प्लिकेट होएगा ये चारों चीजें दिमाग में, तो मैं वापस से समझाऊंगा एक बार। तो इसमें क्या हो रहा है, एग्जाम्पल क्या, इसके रोड, रेलवे, मशीनरी, लोन टू स्टेट्स। अब लोन भी एक पार्ट है जो वापस करा जा सकता है। तो अब देखो मैं वापस से एक बार इसको समरी वे में बता देता। 4 टाइप्स है बजट के, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू रिसिप्ट क्या बोलता है, पैसे आएंगे कहाँ ना कहाँ से, ना एसेट को धक्का लगेगा ना लाइबिलिटी को धक्का लगेगा। दूसरा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, इसमें क्या होगा, एसेट और लाइबिलिटी को दोनों में से किसी ना किसी को धक्का लगेगा तभी ये अकाउंट में पैसे आएंगे। कैपिटल रिसिप्ट क्या बोलता है, अगर एसेट को धक्का लग रहा होगा मतलब कोई ना कोई चीज बेची गई है, और दूसरी एक, नहीं तो फिर लाइबिलिटी तैयार हो गई होगी, लोन लिया होगा कहाँ ना कहाँ से। सबको सब समझा। इसके बाद में नेक्स्ट थिंग क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होगा, डे टू डे का खर्चा है, ना एसेट को धक्का ना लाइबिलिटी को धक्का। पर अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा होगा गवर्नमेंट उसने लिए हुए लोन के ऊपर, तो वो इसी के अंदर आएगा, क्योंकि उससे ना एसेट को धक्का लग रहा ना लाइबिलिटी को धक्का लग रहा। समझा। उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलता कि भाई एक तो तू एसेट क्रिएट कर कोई ना कोई फ्यूचर के लिए, ताजमहल बना दे शाहजहां ने जैसा बनाया था, या फिर दूसरा होगा कि भाई क्या होगा, दूसरा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो ली है किसी से प्रिंसिपल अमाउंट वो पूरा के पूरा वापस कर दे, वो इसमें आएगा। सबको सब समझा, ये चारों टाइप्स इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा सिर्फ क्या रहता, गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट मतलब क्या रहता, रेवेन्यू डेफिसिट। अब सोच के देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, ये सिर्फ दो टर्म को तोड़ो तुम, क्या होगा। मैंने रेवेन्यू क्या बताया था, डे टू डे। डेफिसिट मैंने क्या बोला है, तुमको समझ ही गया होगा। डेफिसिट मतलब क्या रहता, कमतरता रहती ना, डेफिसिट मतलब कमी कोई भी चीज में। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट है मतलब क्या होगा कि जो रोज का खर्चा हो रहा उसमें कमी। इतना समझा। रेवेन्यू रोज का, डेफिसिट मतलब खर्चे में कमी। और जो हमने इनकम साइड देखी थी रेवेन्यू की, वो क्या थी, रिसिप्ट थी। और रेवेन्यू का जो खर्चे वाला पार्ट देखा था वो क्या देखा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो ये रिसिप्ट में से जब तुम एक्सपेंडिचर को काटोगे तो वो जो आंकड़ा आएगा डेफिसिट वाला है ना, ये इनकम साइड है रेवेन्यू रिसिप्ट की, और ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों को काटने के बाद जो आंकड़ा आएगा वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। इतना याद रखना। सबको सब समझा, नहीं समझा, ओके वन सेकेंड। हाँ, रेवेन्यू पता है सबको क्या होता है, तो समझो। समझो रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके। रिसिप्ट मतलब क्या है, पैसा आया होगा। समझो सपोज करो हमारे इधर कितना पैसा आया, 100 रुपए। ये किसके नाम पे आया, रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम पे। और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये शॉर्ट फॉर्म समझ रहा है ना सबको। ये समझो क्या है कि 120 रुपए का खर्चा हुआ, क्योंकि हमेशा खर्चा ज्यादा रहता। तो अगर तुम इन दोनों को काटोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को काटोगे तो कितना आएंगे, तो वो क्या है तुम्हारा, रेवेन्यू, ये है 20 रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का। मतलब जो रोज का हमारा घर चलाने के लिए पैसा है उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये डेफिसिट कहाँ से भरा जाएगा, कहाँ ना कहाँ से लोन ही लेना पड़ेगा। और तो कोई चॉइस नहीं है, इसका कोई दोस्त नहीं है, लोन ही लेना पड़ेगा। जो भी दोस्त है उससे भी इसको लोन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देश है, अपने जैसा कार्यक्रम है नहीं। मतलब रोज का खर्चा चलाने के लिए भी जो लोन लिया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। सबको सब समझा आप रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। इसके बाद में आता है रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बाद में, फिस्कल डेफिसिट। ओके, अभी फिस्कल डेफिसिट क्या रहता है, पहले तो समझो मैं आरआर लिखूं तो चलेगा क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट सपोज करो कितना है, 100 रुपए का। बाद में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने का था, 120 रुपए का, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट कितने के थे, मतलब अभी नहीं बताया मैंने। हम्म,
सपोज करो कैपिटल एक्सपेंडिचर था तुम्हारा 200 रुपए का, कितना है, ये दोनों खर्चे के कार्यक्रम। और बाद में है कैपिटल रिसिप्ट माइनस, माइनस बोल रहा मैं, माइनस लोन। अच्छे से देखो इसको, ये विदाउट लोन है। विदाउट लोन है मतलब जो भी हमारे इधर की प्रॉपर्टी बेच के हमने कमाया होगा वही इसमें पार्ट होएगा, है ना। इसमें दो ही पार्ट थे, एक तो भाई तुम लोन बेचो, किसी न मतलब किसी ना किसी से लोन लो और तुम्हारे पे लाइबिलिटी आएंगी, ठीक है। और दूसरी क्या चीज थी कि तुम तुम्हारे घर की कोई प्रॉपर्टी बेचो, उसके जरिए जो पैसा आएगा वो होएगा इसके अंदर। सबको सब समझ रहा है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड है। जो नया आया है वो गिन भी नहीं रहा, जो पुराने हैं जिनको अभी तक जिसका महल बना है दिमाग के अंदर, मैं उनको पूछ रहा। ठीक है, समझा ना यहाँ तक क्या बोल रहा था मैं। तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा, रेवेन्यू रिसिप्ट 100 रुपए का था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 120 रुपए का था, कैपिटल एक्सपेंडिचर 200 रुपए का था। जो कैपिटल रिसिप्ट है वो सपोज करो विदाउट लोन लिए हुए सिर्फ 100 रुपए की है। मतलब जो हमने हमारी प्रॉपर्टी बेच के, हमारा एसेट बेच के जो पैसा कमाया है वो कितना है, 100 रुपए ही है। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट प्लस होंगी, ये प्लस होंगी। क्या आर समझ रहा ना, नहीं समझा तो पूछो। बाद में कैपिटल रिसिप्ट, सॉरी, उसके बाद में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इसमें से माइनस होएगा। ठीक है, सिर्फ इतना, ये मैंने माइनस लिखा नहीं है, ओके। यहाँ पे रुको एक सेकंड डाल ही देता, और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी नहीं कुछ। तो ये है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट माइनस लोन, ओके। और यही होता है फिस्कल डेफिसिट। अब मैं ये फॉर्मूला समझाऊंगा ध्यान से, डरो मत, इजी है। तो ये क्या है, फिस्कल डेफिसिट। इन्होंने सिर्फ नए नए नाम दिए हुए, बहुत बोगस है इनका कार्यक्रम। मैं आखिरी में तुमको इतना सिंपल बताऊंगा ना इसको, चीज को सिर्फ मेरे साथ रहो, दिमाग के लेवल पे, शरीर के लेवल पे तुम इधर ही हो, मेरे को मालूम। तो फिस्कल डेफिसिट, ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट माइनस लोन। मतलब ये पूरे अमाउंट में जो पैसा आने वाला है वो चीज है इतने आधे फॉर्मूले में, है ना। सिर्फ इसमें से क्या माइनस है, जो भी पैसा आ रहा है उसमें से लोन माइनस है, ठीक है। और ये क्या है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये पूरा हमारे देश का खर्चा है, ओके। अब हमने यही जब निकाले तो तभी 20 रुपए की कमतरता हमारे को दिख गई थी। अब पहले ऐड करो 100 और ये 100, कितने हो गए, 200 रुपए। और फिर ये ऐड करो 120 और 200, कितने हो गए, 320 रुपए। अब ये जो 120 है ना, वही होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो इतना बड़ा फिस्कल डिफिसिट, इतना डरावना नाम लग रहा है, वो क्या है पता है, लोन है और कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो माइनस किए थे वही है और कुछ नहीं। भाई रुपया एक नए नाम के जरिए हमारे सामने आने की कोशिश कर रहा है, वो क्या है उसका नया नाम, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल मतलब हमारे देश की पूरी रणनीति जो होती है, पॉलिसी स्कीम्स पॉलिसीज, इनको एक नया नाम दिया जाता। जो भी हमारी गवर्नमेंट नई रणनीति बताती बजट में, उसको फिस्कल बोला जाता। गवर्नमेंट के साथ जो टर्म लगता खर्चा पैसा कमाने के जरिए, उसको फिस्कल बोलते। डेफिसिट मतलब कम होती, कमी किसी ना किसी चीज में, कोई भी चीज हो सकती वो। और फिस्कल डेफिसिट मतलब लोन रहता, और लोन हम जो बाहर से लेते वही रहता, जिसकी वजह से हमारी इसकी कमर टूटी हुई है प्रॉपरली। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या एक्चुअल में, लोन और कुछ भी नहीं। आया ध्यान में सबको, जो जो दिमाग के लेवल पे होंगे यहाँ पे उनको आया होगा शायद। अब ये मैंने फॉर्मूले वगैरह दिया है,
इज इक्वल्स टू टोटल बोरोइंग मतलब वो फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल बोरोइंग मतलब ही लोन रहता है एट दी एंड। अब इसके अंदर टोटल बोरोइंग में क्या होता है, एक तो नेट बोरोइंग एट होम, वो जो गवर्नमेंट ये रहती ना, वो अपने पढ़े थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो गवर्नमेंट शेयर मार्केट में क्या लाते हैं अपने, गवर्नमेंट के शेयर्स रहते, उसको एक नाम रहता, यार पढ़ाया भी तुमको बताया करो पे। गवर्नमेंट शेयर्स लाती, एक पेपर रहता उसका नाम रहता कुछ तो, बॉन्ड्स रहते ना गवर्नमेंट के। तो ये जो टोटल बोरिंग है उसमें गवर्नमेंट की बॉन्ड्स वगैरह होंगी जो गवर्नमेंट लाती है, बाद में आरबीआई से जो पैसे उधारी में ले रहे होंगे वो होगा इसमें, और जो फॉरेन से मतलब बाहर के देशों से लोन लिया जाएगा, ये तीनों का एक समूह टोटल बोरिंग या फिर फिजिकल डिफिसिट होता है। अब ये है प्राइमरी डिफिसिट। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही मोदी जी आए, मतलब मैं ऐसे बता रहा, मोदी जी मेरे प्रिय है, मेरे को सिर्फ मजा आता, कम से समझाने में थोड़ी इजी हो जाती, क्योंकि सबको मोदी जी पता है, छोटे से छोटे बच्चे को पता है, उसको अगर तुम ऐसे ही बोलेंगे प्रेसिडेंट कौन है, वो भी मोदी जी बोलने वाला, लगे तो प्रेसिडेंट है नहीं मोदी जी, पर उसको वही नाम पता है। द्रौपदी मुर्मू तो उसको अलग जन्म लेना पड़ेगा नाम याद रखने के लिए कि अरे कोई थे करके बस। तो इसमें क्या है प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या बोलता कि जो भी 2014 के पहले लोन लिए हुए लोग हैं और जिसका हम इंटरेस्ट भर रहे बोलते हैं, वो हमारे इसमें थोड़ी ना है ना, वो उन्होंने लिए है, कांग्रेस ने लिए है, हम उसका लोन भर रहे, हम उसका इंटरेस्ट भर रहे। तो हमारा जो फिजिकल डिफिसिट है ना, जो लोन हम ले रहे और जो इंटरेस्ट के लिए हम भर रहे, वो माइनस करके हमको दिखाओ बोलते, मतलब उनका क्या बोलना है, ये जो 120 रुपए है ना, इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट बोलते पहले गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उसकी है बोलते, इसके अंदर जो अमाउंट है बोलते वो पिछले गवर्नमेंट का जो लोन लिया गया है ना उसके पैसे वो अभी भी चुका रहे हैं। मैं अभी बताऊंगा कितना बड़ा आंकड़ा है, तो लोन का 15 लाख करोड़ का आंकड़ा है। तो उसके एवज में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा देने के लिए, है ना, इंटरेस्ट दे रही होंगी हमारी गवर्नमेंट। तो बोलते हम प्रीवियस गवर्नमेंट का इंटरेस्ट दे रहे बोलते, इसलिए हमारे को इतना बड़ा आंकड़ा दिख रहा बोलते कि हम इतना बड़ा लोन ले रहे करके, एक्चुअल में इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है। तो मतलब उनका सिर्फ यही बोलना है कवर करने के लिए, कांग्रेस ने किया है वो भोगेगा, हमारे को ऐसा मत बताओ कि हम इतना बड़ा लोन ले रहे, हमारा लोन इतना सही है, हमारे टाइम से ज्यादा हम फालतू चीज कर रहे ही नहीं रहे, ऐसा बोलना है। मतलब प्राइमरी डेफिसिट में क्या होएगा, फिजिकल डेफिसिट में से जो नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज है, जो भी पिछले गवर्नमेंट की इंटरेस्ट हम भर रहे हैं उसकी जो लाइबिलिटी होंगी हमारे ऊपर, वो माइनस करके दे रहे होंगे, मतलब प्राइमरी डेफिसिट, मतलब इतना ही प्राइमरी डेफिसिट है, हम पिछले वालों का भोग भोग रहे, पिछले वालों ने हमारे कर्म खराब किए थे, ऐसा उनका बोलने का मीनिंग है फिजिकल। तो फिर रेवेन्यू डेफिसिट समझा, चल रोज को चलाने के लिए जो पैसा उधारी पे ले रहे वो फिजिकल, एक्चुअल लोन। अब वो एक्चुअल लोन कुछ भी हो सकता है, एक तो रेवेन्यू में खर्चा डे टू डे के लिए भी हो सकता है, और रास्ते विस्ते बनाने के लिए भी हो सकता है। तीसरा प्राइमरी डेफिसिट, ये सिर्फ इतना बोल रहा कि भाई जो लोगों ने पहले लोन लिए हैं उनका हम इंटरेस्ट भर रहे, इसलिए हमारी कमर मत तोड़ो कि भाई तुम लोन ले रहे ऐसा करके, उनके पैसे भर रहे हैं हम, ऐसा उनका बोलने का मीनिंग है सीधे सीधे। ये हो गया प्राइमरी डेफिसिट। अब ये इफेक्टिव डेफिसिट वगैरह हम अगले लेक्चर में लेंगे, पर अभी से बैग पैक करने चालू मत कर देना, क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे एक बार, अगर इसके क्वेश्चन होंगे तो मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। और कोई भी असामाजिक पना नहीं, हाथ खड़े करके, मेरे को पता है तुम्हारे को बहुत आंसर आते, सिर्फ हाथ खड़े करके कोई एकदम ग्रुप में आंसर मत देना। हाँ, हाथ खड़े करो जिसको भी आता है। हाँ बराबर है, सेकेंड वाला। हाँ ये वाला मैंने एक टर्म छोड़ दिया, नॉन रिडीमेबल, मैं फ्लो फ्लो में अब वो इतना सारा था, तो एक नॉन रिडीमेबल है, दिखा देता लगे तो कहाँ है तो,
इस नोट्स में है। हाँ, तो इसमें मैंने एक टर्म यूज करी है, कौन सी तो? हाँ, नॉन रिडीमिएबल। क्या है? नॉन रिडीमिएबल। ये टर्म याद रखना। इसका अर्थ सिंपल सा ऐसा होता है कि भाई हम वापस करने वाले नहीं है पैसे। रेवेन्यू रिसिप्ट, एक बार पैसा आने के बाद कोई वापस करने वाला है क्या? मैंने इसका मीनिंग समझा दिया कि भाई इसके ऊपर भाई वापस किसको देने की ये नहीं रहती कि भाई वापस करना है करके। ये गवर्नमेंट का खुद का पैसा रहता। समझ गया सबको क्या है? नॉन रिडीमेबल है, कौन है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों है? क्योंकि ये पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। वो कूपन वगैरह रहते हैं ना, तो वैसा स्क्रैच करते हैं उसके पैसे मिलते हैं, वो रिडीमेबल रहते, उसके पैसे वापस मिल सकते हैं। ये नॉन रिडीमेबल है, इसका कौन सा भी स्क्रैच करे तुमने कार्ड, तब भी ये वाले पैसा एक बार गया सो गया। अभी ये थर्ड क्वेश्चन से चलते हैं। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। हाँ, चौथा। हम्म, हाँ बोल सकते। सोचो, इजी है। हाँ, नहीं 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 नहीं, रेवेन्यू इजी है मतलब तुम, इजी है, इजी। थोड़ा सा मे भी ऐसा हो गया होगा, 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर हो गया तो। हाँ, चौथा। हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट ही है। इनकम अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिसिप्ट रेवेन्यू। हाँ, रिसिप्ट रेवेन्यू, रिसिप्ट रेवेन्यू। नेक्स्ट कैपिटल रिसिप्ट आइदर क्रिएट। हाँ, बहुत सही। ऐसा सोचो, एसेट जा रहा क्या? हाँ बोलो। बहुत सही है यार। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का है क्या? तेरा ग्रेजुएशन होने का है ना? थोड़ा सा रखो शर्म, रहता हो। एक शर्म नाम की चीज रहती है। हाँ, नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एनी। नहीं नहीं, ऐसा हाथ खड़े करके। हाँ, बराबर है। नेक्स्ट। वो थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ, आ रहा है क्या, बताओ ना। क्या? नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड ना, इंटरेस्ट मिनिमम पार्ट दोनों क्लास में। हाँ, मतलब रेवेन्यू बराबर है वैसे। एक सेकेंड ना, इंटरेस्ट, हाँ बराबर है, पॉइंट है। नाइन्थ बताओ। इंटरेस्ट पेमेंट पार्ट गवर्नमेंट, बताओ नाइन्थ, बताओ नाइन्थ। हाँ ये, हाँ लॉन्ग टर्म, बहुत। नेक्स्ट।
सिर्फ इतना दो ही फॉर्मूले। एक तो एसेट, एसेट और लाइबिलिटी को देखो कुछ हो रहा क्या, धक्का लग रहा क्या एसेट या लाइबिलिटी, बस आंसर मिल जाएगा। हाँ हाँ बराबर। देखो एसेट बन रहा वो, तो कैपिटल को धक्का लगेगा, कैपिटल को मतलब फ्यूचर के लिए धक्का लग रहा, एसेट बन रहा है ना वो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए एसेट बन रहा, मतलब वो किसका पार्ट होगा, कैपिटल का। बताओ रेवेन्यू डेफिसिट अराइजेस व्हेन, अब ये इजी है, हमने फॉर्मूला खेले हैं। हाँ दो है ना, दो टर्म है। हाँ अभी वापस एम्फोसाइज करना चाहते हो, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर झाला है का? अरे अब तुम बोले, मैं अभी तो पूछा। मैंने उसके साथ में क्लासेस अटेंड किए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पिछले साल, इसलिए मैं याद है मुझे, मैं यहीं पे पढ़ा हूँ कौन सा। तो अगला देखते। और एक बात बताना चाहूंगा कि सर ने मेरे से पेमेंट फीस नहीं लिए थे, सर बोले तू पढ़ा दे उसके, तो हाँ 11। हाँ, क्या बोला, नहीं 11 चल रहा है, सॉरी टोटल, हाँ लोन बोरोइंग रिक्वायरमेंट लोन बराबर है। नेक्स्ट, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग, नो असभ्यता है तो 14। प्राइमरी डेफिसिट इज ऑब्टेन्ड बाय, हाँ नेट लाइबिलिटीज बोला जाता है उसको। अब ये लास्ट जो है ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये नहीं लिया है, ये अगले लेक्चर में लेंगे। 2 मिनट शांत, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। देखो अभी कितना बचा, एक वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव कैपिटल डेफिसिट, ये 2-3 टर्म्स बाकी है और एक आध दो टर्म हो। उसके बाद में मैं एक FRBM एक्ट पढ़ाऊंगा, FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट है वो। उसमें क्या होगा कि पर्टिकुलरली, अब क्या हो गया, मेरा एक दोस्त है, ओके, उसके घर पे ना ये मतलब जब हमारे घर पे पंखे चल रहे थे उसके घर पे AC चल रहे थे, तो हमारे को ऐसा लग रहा था इसके पापा भी पुलिस में, हमारे पापा भी पुलिस में, इसके पापा डीजल बेच रहे, उसके पापा ड्राइवर थे, तो हमको ऐसा लगता था। पर फिर हम उसके घर पे गए एक दिन, वो उसके पापा हिसाब कर रहे थे, तो मेरी बहुत खराब सवय है ऐसा पूछ लेने की, अंकल क्या चल रहा, कुछ नहीं बोले, AC का EMI भरने का है वो देख रहे कब भर रहे, मतलब मोर और लेस उनके घर में उतना ही पेमेंट था जितना मेरे घर पे है, पर उन्होंने लोन बहुत ले लिया था, EMI वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारे देश का भी कुछ ऐसे ही हाल है कि बजट बनाते टाइम पे लोन के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा था 1990s में, मतलब जितना चाहिए खर्चा बोलो भैया करेंगे हम, ऐसा चल रहा था। इसलिए एक FRBM एक्ट नाम की चीज आई, जो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उसको प्रॉपरली 1 घंटा लगेगा। और अगले लेक्चर में, जो भी अब अगला लेक्चर होगा हमारा सैटरडे को, उस दिन पूरा बजट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अपलोड कर दे रहा हूँ वैसे लेक्चर, अगर किसका मिस आउट हो गया है, इच्छा होंगी तो यूट्यूब से देख सकते हो, ओके। तो फिर अब देख लेना, ठीक है, थैंक यू, एंड करते क्लास। इतना शांत रहने के लिए भी धन्यवाद।